हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम करने वाले हैं हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 2023 क्लास 10th। आपका एग्ज़ाम बड़े अच्छा रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। थोड़ी बहुत जो कमियां रह गई हैं वो भी दूर हो जाएंगी क्योंकि अभी फाइनल एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, लेकिन ज़्यादा दूर मानते हुए अपने तैयारी को धीमा नहीं करना, अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, तो अभी आपके एग्ज़ाम की जो ख़त्म हुआ है उसमें आपको ये भी इच्छा रही होगी कि पता चले मुझे कि मेरे कौन से क्वेश्चन सही हैं कौन से गलत हैं। वैसे तो आपके टीचर्स आपको बता देंगे, लेकिन फिर भी मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं आपको क्लू दे देता हूँ कि आपके कौन कौन से आंसर सही होने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज है। फर्स्ट और सेकंड दो इसमें अनसीन पैसेज दिए हुए हैं, तो दोनों ही आपने करने हैं। 5 इसके नंबर हैं। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो है हॉस्टल लाइफ के जीवन के बारे में, उसका शिक्षा पर और विद्यार्थी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके क्वेश्चन पर नजर डालें तो पहला क्वेश्चन है हाउ डज एजुकेशन ट्रांसफॉर्म ए चाइल्ड्स ओरिजिनल नेचर। एक जो शिक्षा है वह बच्चे के वास्तविक प्रवृत्ति को कैसे चेंज कर देती है। तो इसका आंसर रहेगा बाय डेवलपिंग द चाइल्ड्स लेटेंट क्वालिटी। बी ऑप्शन रहेगा उसका, बी जो ऑप्शन सही है। बाय डेवलपिंग द चाइल्ड्स लेटेंट क्वालिटी, उस बच्चे के छुपे हुए गुणों को उजागर करके, उसको विकसित करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ए चाइल्ड विद ए डिसेंट हॉस्टल। यदि एक विद्यार्थी को एक अच्छा सा हॉस्टल दिया जाए तो उसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए, विद्यार्थी को किसी हॉस्टल में छोड़ते हैं, हॉस्टल लाइफ उसको दिया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, इस पैराग्राफ के अनुसार बताना है। इसका आंसर रहेगा आपका सी, टू डेवलप डिजायरेबल क्वालिटीज़ एंड कर्ब अनडिजायरेबल वंस। इस बच्चे के अंदर जो वांछित जो क्वालिटीज़ है उनको विकसित करना और अनडिजायरेबल वन जो अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं उनको रोकना। ठीक है, कर्ब का मीनिंग रोकना। व्हाट डज हॉस्टल लाइफ कंट्रीब्यूट टू इन टर्म ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट एज मेंशन इन द पैसेज। व्हाट डज हॉस्टल लाइफ कंट्रीब्यूट, एक हॉस्टल लाइफ का क्या योगदान होता है इन टर्म ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, एक विद्यार्थी के विकास में, एक विद्यार्थी के विकास में हॉस्टल लाइफ का क्या योगदान होता है। इसका ऑप्शन आपका रहेगा ए, सोशलाइजिंग एंड ह्यूमनाइजिंग पीपल, मतलब उस विद्यार्थी को कैसा बनाना, सोशलाइजिंग करना। ठीक है, सामाजिकता उसके अंदर भरना और ह्यूमनिटीज़ कर उसके अंदर भरना, मानवता भरना। डी क्वेश्चन देखो व्हाट काइंड ऑफ रोल डज ए गुड हॉस्टल प्ले इन एजुकेशन। एक अच्छा जो हॉस्टल होता है वो क्या भूमिका निभाता है शिक्षा में, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैराग्राफ के अनुसार। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन एजुकेशन। देखिए, इसका शिक्षा में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, वाइटल रोल इन एजुकेशन, शिक्षा में यह बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा, ये जो वर्ड दिए हैं इनमें से कौन सा एक गुण नहीं है। ठीक है, किस बात का गुण नहीं है। मेंशन इन द पैसेज दैट हॉस्टल लाइफ हेल्प्स टू डेवलप, एक जो विद्यार्थी जीवन में जो हॉस्टल की जो भूमिका होती है या हॉस्टल लाइफ किस चीज़ को विकसित करने में सहायता नहीं करता है। देखिए, सारी चीज़ें विकसित कर सकता है, टॉलरेंस दे सकता है, ठीक है, सिंपैथी और मोर करेज, लेकिन सॉलिट्यूड नहीं। सॉलिट्यूड का मतलब क्या है, अकेलापन। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, सॉलिट्यूड। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये भी अनसीन पैसेज ही है। ये सभी उन ऑफ ऑल द क्रीचर्स लिविंग ऑन अर्थ, धरती पर जितने भी जीव रहते हैं, नन कॉज मोर हार्म टू मैन देन द रैट्स एंड माइस। ठीक है, तो चूहों के बारे में है, जितने भी धरती पर प्राणी हैं सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं वो चूहे हैं। तो चूहे किस प्रकार नुकसान करते हैं ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, आपको ऑप्शन क्या करना है, अपने आप ही देखना है कि आंसर क्या बन सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट क्रिएचर आर कंसिडर्ड द मोस्ट हार्मफुल टू ह्यूमन्स। पहली लाइन में इसको पता चल गया हमें कि कौन से क्रीचर्स की बात की गई है। तो उनके दो नाम आए हैं, कौन कौन से, रैट्स एंड माइस। तो आप क्या कर देंगे, व्हाट क्रीचर को हटाकर क्या कर देंगे, रैट्स एंड माइस आर कंसिडर्ड। ठीक है, रैट्स एंड माइस आपने ये लिखना है, बाकी सारी बातें कहाँ से लिखनी है,
क्वेश्चन से ही लिखने, ठीक है। यहाँ से आर कंसिडर्ड द मोस्ट हार्मफुल टू वुमेन्स, फिर फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई इज कंट्रोलिंग द ब्रीडिंग ऑफ रैट्स एंड माइस चैलेंजिंग, ठीक है। चूहों का जो ब्रीडिंग होता है, ब्रीडिंग मतलब प्रजनन जो होता है, जन्म लेना जो होता है, बच्चे को जन्म देना जो होता है, इसको कंट्रोल करना क्यों चैलेंजिंग है, क्यों चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि इनकी जो बर्थ रेट होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, याद रखा है, देर हाई रेट ऑफ ब्रीडिंग, ठीक है। या तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट या इट इज़ चैलेंजिंग, ऐसे कर सकते हैं आप। इट इज़ चैलेंजिंग, इट इज़ चैलेंजिंग लिख लेना यहाँ से, स्पेलिंग अच्छी तरह देखकर, क्योंकि लिखा हो सकता है आपको ना सुनाए। इट इज़ चैलेंजिंग टू कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल द ब्रीडिंग, BREEDING, ब्रीडिंग ऑफ रेट्स एंड माइस। मैं बोल रहा हूँ, आप साथ साथ लिख लें, ठीक है। इट इज़ चैलेंजिंग टू कंट्रोल द ब्रीडिंग ऑफ रेट्स एंड माइस। अब मैं थोड़ा सा इसको आप चेंज कर रहा हूँ, आप आगे लिखें फिर। बिकॉज ऑफ देयर, यहाँ से बिकॉज ऑफ देयर हाई रेट ऑफ ए ब्रीडिंग, ठीक है, ये लिखना, बिकॉज ऑफ देयर हाई रेट ऑफ ए ब्रीडिंग, इसका आंसर हो गया। हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज प्राइमरी टाइप ऑफ फूड फॉर रैट्स एंड माइस। देखिए चूहों के लिए क्या है प्राइमरी, मुख्य कौन सा भोजन होता है, किस प्रकार के भोजन को खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ पर देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है, देखो, ग्रेन्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स आर देयर चीफ एंड फेवरेट। तो यहाँ में आंसर मिल गया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ग्रेन्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स आर देयर चीफ एंड फेवरेट फूड, बस इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक फूड तक आप ले लेना, ये आपका आंसर, यहाँ से ग्रेन से स्टार्ट करके फूड तक आप करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ डू रैट्स एंड माइस कंट्रीब्यूट टू स्प्रेड ऑफ डिजीज। देखिए डिजीज माने बीमारी, बीमारी को बढ़ाने में कैसे ये कंट्रीब्यूट करते हैं, किस प्रकार से ये सहयोग देती हैं, ठीक है। अब इसका भी आंसर ढूंढेंगे इसी में से ही। हाउ डू रैट्स एंड माइस कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज, यहाँ इसका आंसर आएगा, देख लेना एक बार, 11, ठीक है। रैट टेंटेड, ठीक, लिखो एक बार, इसको लिख लेते हैं, बिकॉज ऑफ, बिकॉज से स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, आपको आपके क्वेश्चन उसका आंसर थोड़ा छोटा हो जाएगा। बिकॉज ऑफ देयर टेंटेड, स्पेलिंग यहाँ दी हुई है, देख लेना एक बार, देखो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कहाँ से लिखना है। देखो यहाँ से ये दी हुई है आपकी स्पेलिंग, क्योंकि आपने तो ना पैराग्राफ से जितने साथ आ सकती वो लेनी, ठीक है। तो रेट टेंटेड थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, थोड़ा स्पेलिंग थोड़ी आपको अच्छे से दिख जाएगी। तो ये दिए आपकी यहाँ पर आंसर, रेट टेंटेड फूड कॉजेज डिजीज टू मैन एंड एनिमल्स, यहाँ तक, ठीक है। अब इसको हम ठीक लिखेंगे, हाउ डू रैट्स एंड माइस कंट्रीब्यूट टू स्प्रेड द डिजीज। तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, रैट टेंटेड फूड कॉजेज डिजीज टू मैन एंड एनिमल्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द 3 कैटेगरीज ऑफ रैट्स एंड माइस फाउंड इन इंडिया बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट्स। वे उनके निवास स्थान के आधार पर कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के किस किस कैटेगरी के चूहे यहाँ पर भारत में मिलते हैं। तो यह सब के नाम अलग अलग हैं, आप नंबरिंग डाल दें, नंबर 1 पर क्या है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट का मतलब पहला, यहाँ से आप लिखेंगे दोज दैट लिव इन फील्ड्स, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 1 लाने
दोज दैट लिव्स इन फील्ड। नंबर 1 हो गया, इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। नंबर 2 पर लिखो। नंबर 2 कौन से? सेकेंड, द वाइल्ड स्पेसीज ऑफ द फॉरेस्ट। दूसरा आपका हो जाएगा द वाइल्ड स्पेसीज ऑफ फाउंड इन फॉरेस्ट। ये नंबर 2 लिख देना, ठीक है। ये नंबर 2 हो जाएगा। अब नंबर 3 देखो, द लास्ट वंस विच आर हाउस होल्ड पेट्स। तो तीसरे क्या लिखेंगे? हाउस होल्ड पेट्स। तो तीनों कैटेगरीज हो गई, तो वाइल्ड स्पाइसेस फाउंड इन फॉरेस्ट दूसरा, और दोज हु लिव इन फील्ड्स, ठीक है। तो इस तीनों के आपने अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर लिख देने। अब बात आती है राइटिंग स्किल में, इसमें लेटर और एप्लीकेशन आते हैं। यहाँ पर क्या आया हुआ है देख लेते हैं। लेटर आया हुआ है, किसके नाम लिखना? प्रिंसिपल के नाम लिखना है, जिसमें आपको 1 सप्ताह की छुट्टी की आवश्यकता है आपकी बीमार माँ के केयर के लिए, उसकी देखभाल के लिए, ठीक है। ये कर लेना, वैसे मैं अलग से आपकी इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये स्टोरी इसके अथवा में आई है। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आपको उन क्वेश्चन का आंसर पता चल जाए। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव हो तो अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। टीचर्स आपकी सहायता करेंगे और मैं भी आपके लिए अवेलेबल रहूँगा हमेशा, लेकिन आपको सब्जेक्टिव का पता चल जाएगा। जो सब्जेक्टिव के लिए तो आपके टीचर्स हैं ही, कि लेंथी होता है तो उसको रेगुलर टीचर की आवश्यकता होती है, और क्लास में ही कहीं आती अच्छी तरह से आप करोगे। तो ऑब्जेक्टिव जो है मैं आपके लिए अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से किस तरह से आगे है। पंचुएट किया हुआ है, हमारा सेंटेंस है हर फादर डाइड ऑन 24 जून 2004। अब पंचुएट का मतलब इसको पंचुएशन वहाँ का आपने लगाने। तो जब भी कोई सेंटेंस वहाँ स्टार्ट करते हैं उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, तो हर फादर, इसको तो एच बड़ा हो जाएगा। हर फादर डाइड ऑन 24 जून, जून का जे बड़ा हो जाएगा। वैसे लिखेंगे जून, उसके बाद कोमा लगा देंगे 2024, जो भी है। 1 मिनट, क्या दिया हुआ है? 2004। पता चल गया? यहाँ पर एच बड़ा, पहला काम ये करना आपने, जून का जे बड़ा, और यहाँ पर कोमा लगा देंगे जून लिखने के बाद 2004, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्क हार्ड लेस्ट यू। अब इसे मॉडल बनना है, तो लेस्ट के बाद हमेशा शुड का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखो, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट शी वर हो, तो वहाँ पर हम वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। इन सभी पर वीडियो जो है वो अलग अलग बनी हुई हैं, मॉडल्स की भी बनी हुई हैं, टेंसेज की भी हैं। तो आप वो बारी बारी से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। ही सेड आई डोंट लाइक कॉफ़ी, इंडायरेक्ट स्पीच आपने चेंज करना है। तो ही सेड दैट सिंपल सेंटेंस है, तो सेड दैट हो जाएगा ही सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दे, क्या बन जाएगा? ही डू नॉट को बदलते हैं डिड नॉट में, ही डिड नॉट लाइक कॉफ़ी, ठीक है। ही डिड नॉट लाइक कॉफ़ी। नेक्स्ट देखो, दिस इज फेब्रुअरी, देन द नेक्स्ट मंथ। अब ये बी जो है ना वर्ब है। अब कहते हैं कि ये फरवरी का महीना, अगला महीना क्या होगा? मार्च का होगा। तो फ्यूचर की बात की जा रही है, फ्यूचर के लिए आप पहले विल लगाएंगे, तो लगेगा यहाँ पर क्या है? थर्ड पर्सन आई और वी को छोड़कर। देखो, आई और वी को छोड़कर, फर्स्ट पर्सन हमारे आई और वी, इनको छोड़कर बाकी सभी के साथ क्या लगता है? विल लगता है। आई वी के साथ लगता है सेल, बाकी सभी के साथ लगता है विल। तो आपने क्या करना है यहाँ पर? विल बी, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल भरना है। इंक इज ए यूजफुल, इस शब्द को बोलकर देखते हैं। यूजफुल को यह आवाज़ आती है तो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला भी पंचुएशन का ही है। आई पहला अक्षर आपने बड़ा करना है, ये आपको पता चल गया। तो आई टेल यू सर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद आपको लगा दिया। आई टेल यू सर, आई हैव रीड किंग लियर, आई हैव रीड किंग लियर। देखो यहाँ पर किंग का के बड़ा बना, लियर का एल बड़ा बना है। आप पूछेंगे क्यों ऐसा हुआ है? किंग लियर जो है किताब का नाम है, ठीक है। तो जब भी कोई किताब का नाम आता है तो आपने उसको बड़ा लिखना है, उसका पहला अक्षर बड़ा करना है। तो किंग लियर, ठीक है, किताब का नाम। रीड माने पढ़ना। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं, जो कि आपकी बुक से लिया गया है। वाई वॉज लेंको सेटिस्फाइड, ए लेटर टू गॉड से लिया गया है। लेंको जो है सेटिस्फाइड क्यों था? देखो, यहाँ सेटिस्फाइड किसको देखकर हुआ था? अपने पके हुए फसल के खेतों को देखकर। तो
आंसर कहाँ से बनाएंगे हम, जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके बाद वाला जो शब्द होता है उससे स्टार्ट कर देंगे। तो लेंको वाज सेटिस्फाइड, मैं बोल रहा हूँ, देखो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है आपको हो, लिख लिया आप सुने भी और साथ में लिखे भी। तो लेंचो वाज सेटिस्फाइड टू सी हिज, क्या दिया हुआ ना, टू सी हिज फील्ड ऑफ राइप कोर, अपने पके हुए फसल के खेतों को देखकर बड़ा वो संतुष्ट हुआ, खुश हुआ। नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक क्या हुआ, अचानक क्या हुआ था, तेज बारिश आ गई थी, ये भी आ दिया हुआ है, ठीक है, आ दिया हुआ है। सडन स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तो ये इसी से आंसर हम बनाएंगे। ऑल ऑफ ए सडन स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, भाई अचानक तेज हवा जो थी वो चलने शुरू हो गई। आगे तक भी आप लिख सकते हैं। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, मतलब इसके साथ साथ क्या हुआ, ओले भी पड़ना शुरू हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड दे ट्रूली रिजेंबल्स, ये जो ओले थे वो किसके जैसे दिख रहे थे, तो दे ट्रूली रिजेंबल किसके जैसे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, क्या दिया हुआ है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यहाँ तक लिख देंगे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है, व्हाट डू द फ्रोजन पर्ल रेफर टू हेयर, यहाँ जमे हुए मोती किसको कहा गया, एक बार जमे हुए मोती किसको कहा, देखो यहाँ फ्रोजन पर्ल किसको बोला है, उन ओड़ों को बोला है, ठीक है। तो फ्रोजन पर्ल्स रेफर टू इसको किसको लिखेंगे, फ्रोजन पर्ल किसको बोला है, हेल स्टोन, किसको बोला है, हेल स्टोन्स, ठीक है, जो बर्फ़ के टुकड़े, मतलब जो ओले गिरे थे, बर्फ़ के टुकड़े आपने क्या है, ओले, जो ओले गिरे थे उनको हेल स्टोन्स बोला है, ये फ्रोजन पर्ल्स बोला है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन हैव बीन टेकन, चैप्टर का नाम बताना है। तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, ये आपका लेसन का नाम होगा, ठीक है, ए लेटर टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि अथवा में है लेकिन सारे ही मिला देते हैं। ये आपकी पोएम है, ए टाइगर इन द जू, हु इज ही रेफर टू, यहाँ पर ही किसको कहा गया है, तो ही रेफर्स टू ए टाइगर इन द जू, ही किसको कहेंगे हम, ही रेफर्स टू द टाइगर इन द जू, द टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में जो चीता है, टाइगर जो है उसको यहाँ पर रेफर किया गया है। हाउ डज ही वॉक्स, वह कैसे चलता है, कैसे चलता है वो, विद हिज विविड स्टेप्स, ठीक है ना, अपने स्पष्ट धारियों के साथ। तो ही वॉक्स विद हिज विविड, विविड माने क्लियर, स्टेप्स, अपने धारी स्पष्ट जो धारियों के साथ चलता है, क्योंकि इसके शरीर पर क्या होती है, धारियाँ होती है, लाइनिंग होती है, ठीक है। व्हाट द फिगर ऑफ स्पीच इज बीइंग यूज्ड इन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई, कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, तो ये मेटाफर है, कौन सा अलंकार है, मेटाफर, मेटाफर का मतलब रूपक अलंकार है। क्यों है, क्योंकि जो पैड्स की तुलना किसके साथ की गई, वेलवेट के साथ की गई है, ठीक है। उसके चीते के जो मखमली पैर है उनको कैसा बोला है, पैरों को कैसा बोला है, मखमली बोला है, तो पैड की ओर वेलवेट की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, मेटाफर हुआ। नेम द पोएम एंड द पोएट, पोएम का नाम बताएं, पोएम का नाम क्या है, ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू, ठीक है, और पोएट का नाम क्या है, लेस्ली नॉरिस, ठीक है, आप कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिज रेज, आप उसके गुस्से को कैसे बताएंगे, उसका गुस्सा कैसा है, चल तो गुस्सा मारा लेकिन शांत है, उसका गुस्सा कैसा है, क्वाइट है, ठीक है,
तो हिज रेज इज क्वाइट, कैसा है, शांत है। यहाँ से हमने आंसर लिया है, ठीक है। उसका गुस्सा कैसा है, शांत है, मतलब आक्रामक नहीं है, दिखा नहीं रहा ज़्यादा, अंदर अंदर गुस्सा के पाले हुए है। व्हाट इज द सेंस ओवरऑल मूड। अब यहाँ पर जो पूरा जो दृश्य है, इस पैराग्राफ में जो भी दृश्य है चीते का, उसमें ओवरऑल मूड कैसा है। तो चीते का मूड कैसा है, उसका मूड तो ऑफ है, तो ही वॉज इन सैड मूड। कैसे मूड में है, सैड मूड। तो उसका मूड यहाँ पर कैसा बताया है, सैड मूड बताया है, ठीक है। तो ओवरऑल मूड इज रिप्रेजेंट्स सैड मूड। और या बता सकते हैं कि ही इज हेल्पलेस। तो हम कैसे करेंगे इसका आंसर, हिज मूड इज, आंसर आप लिखे हिज मूड इज सैड, ठीक है, एंड फील्स हेल्पलेस। अपने आप को कैसे महसूस कर रहा है, निसहाय महसूस कर रहा है। हेल्पलेस माने निसहाय। तो ये क्वेश्चन तो है वो आप अपने बुक से कर सकते हैं, टीचर्स ने आपको जरूर करा दिए होंगे। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी ऑप्शंस वाले थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिलेगी और आपको फाइनल एग्जाम में ये बड़े सहायक होंगे, ठीक है।